कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी की प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में काम करने वाले, वो चाहे यहाँ का एमएलए हो, वो भी उसका नौकर है। इमरान प्रताप गढ़ी हो, वो भी उसका नौकर है। आजाद भारत में दलितों के गलों में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। आजाद भारत में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान न रहे। उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। जब वो अपनी शिकायत लेकर के जाते थे पुलिस स्टेशन में, उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती थी, पुलिस वाले मार करके भगा देते थे। आजाद भारत में दलित समाज की बहन बेटियों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। कोई अपने लोटे में, अपने ग्लास में उन्हें पानी नहीं पिलाता था। जबकि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें 131 सीट रिजर्व है, जहां से जीत करके जाने वाला दलित का बेटा होता। कितनी? 131 सीट। 543 में बावजूद उसके समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी, जिसके बारे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा कि ये जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है वो दलित, वो कांग्रेसी दलित है, वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जीत करके गया है। ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये तुम्हारी आवाज बनेगा, कभी नहीं बनेगा, इसे नींद आएगी, जवाई लेगा, अपना मुंह खोलेगा, तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी, अन्याय के खिलाफ कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो उनके समाज का एक लीडर पंजाब की सरजमीन से निकला, जिसे लोग मान्यवर काशीराम के नाम से जानते हैं। काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले, उत्तर प्रदेश की गली कूचों में गए, अपने समाज के बीच में गए। 11% समाज जिसका ताल्लुक माननीय काशीराम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मायावती के समाज से है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 11% है। उसके बीच में काशीराम गए और काशीराम ने कहा कि अरे मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी बिल्डिंग है तो तुम गलत हो। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे खेत है तो तुम गलत हो। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी जमीन, तुम्हारे जायदाद, तुम्हारे पैसे ताकत है तो नहीं। इस देश की सबसे बड़ी ताकत सियासत है और जब तक तुम सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लोगे तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया, कहा ये गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। लोगों ने कहा कि ये कौन आ गया? 11% के लोग। काशीराम पर इल्जाम लगा, जिस तरीके से आज हमारे कायद, हमारे लीडर पर इल्जाम लगाया जाता है, काशीराम पर भी इल्जाम लगा। काशीराम पर इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, काशीराम पर इल्जाम लगाने वाला पुराना कांग्रेसी दलित था, जो अपनी पार्टी के कहने पर काशीराम की मुखालिफत करता था। हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई हिंदू नहीं है, हम पर इल्जाम लगाने वाले मुसलमान हैं, जो अपनी पार्टी के कहने पर हम पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा अपने बाप से कि पिताजी, वालिद मोहतरम, तुमने पूरी जिंदगी कांग्रेस की गुलामी की, हमारे सरों पर तुमने गंदे फेंकवाए, हमारे इलाकों में स्कूल नहीं, हमें सरकारी नौकरी नहीं, हमारी FIR नहीं लिखी जाती, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती है, हमारे कमर में झाड़ू बांधे गए, हमारे गले में मटकी लटकाई गई। हम गुलामी की जिंदगी इस देश में नहीं जीना चाहते, जबकि हमारा देश आजाद हो चुका है। बाप मजबूर हो गया। नौजवानों ने कहा ये बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, काशीराम हमारा नेता है, मीरा परचम हमारा परचम है। बाप ने कहा बेटा जा, तू अपनी जिंदगी जी ले। कहते हैं ना
कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम को अपना नेता माना, नीले परचम को अपना परचम बनाया। दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में महज 9 सालों के अंदर दलित समाज के 11% भाइयों ने अगर मगर ही पट में ना पड़ करके उन्होंने अपनी पार्टी को वोट डाला, न कि किसी कैंडिडेट को। देखा किसके गले में नीला डंडा है, झंडा है, उसको वोट डाला। तो महज 9 सालों में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत में अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तब जाकर के उन्हें इंसाफ मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर उनका बेटा डीजीपी बना, उनका बेटा जीएम बना, एसएसपी बना, एसडीएम बना, तहसीलदार बना, कानून भोग बना, लेखपाल बना। लेकिन हमारे समाज का बेटा सरकारी नौकरियों में 1% नहीं है। क्यों नहीं है? आजादी के बाद 34% सरकारी नौकरी में, मौजूदा वक्त में हम 1% सरकारी नौकरी में नहीं है। कौन जिम्मेदार है? हमारे इलाकों में स्कूल नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर दलित बस्ती में आपको स्कूल मिलेंगे, पहले नहीं थे। पूरे शहर की गंदगी को दलित बस्तियों में ले जाकर के कम किया जाता था, आज नहीं है। हर दलित बस्ती के बगल में एक अस्पताल अच्छे मिलेंगे, आज हमारे पास नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो तकलीफ हम उठा रहे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप वो गलती मत करिएगा। कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी की प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में काम करने वाले, वो चाहे यहाँ का एमएलए हो, वो भी उसका नौकर है। इमरान प्रताप गढ़ी हो, वो भी उसका नौकर है। आरएसएस ने अपने बीच से एक ऐसे शख्स को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया कांग्रेस पार्टी का, जिसका ताल्लुक आरएसएस से है। अभी कल आसाम का मुख्यमंत्री आया यहाँ पे हैदराबाद के अंदर, 2016 तक उसकी परवरिश कांग्रेस में हुई। अगर मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा कोई जहर बोलता है तो वो आसाम का मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है। और क्या कह करके गया यहाँ पर कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी आसाम में होते तो 5 मिनट में हम इनको सीधा कर देते। तो मैं आसाम के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि ये आसाम नहीं, हैदराबाद है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 एमएलए आसाम में होते तो हम तुमको 2 मिनट में सीधा कर देते इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस के ऊपर अटैक हुआ। हम उस गाड़ी में थे, सदर मजलिस आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठा था। यामीन खान साहब गाड़ी चला रहे थे। हम मेरठ से पैदल दौरा करके वहां से निकले। जैसे ही हम दिल्ली की तरफ बड़े नेशनल हाईवे पे आए तो हापुड़ जिले में एक टोल प्लाजा पे हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। हम लोग नहीं समझ पाए क्या हो रहा है। बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिन लोगों ने गोली मारी। हम लोग, मैं माजिद हुसैन साहब भी थे साथ में पीछे की गाड़ी में। माजिद हुसैन साहब गाड़ी से कूद के उतर गए। उन्होंने नहीं देखा कि एक तरफ से गोलियां आ रही है। माजिद हुसैन सामने खड़े हो गए। वो तो अल्लाह का शुक्र था, उसने फायर किया, बगल से गोली गुजर गई, बच गए। लेकिन ऐसे भी जाने हैं जो अपने जानों की परवाह न करके सदर मजलिस की हिफाजत किए। अगर सदर मजलिस को क्यों मारना चाहते हैं लोग? कौन सी दुश्मनी है? कभी आपने सोचा? मारने वाले उन जालिमों ने कहा कि हमने तो संभल में मार दिया होता जब ये संभल की जनसभा में गए थे, लेकिन वहां पर भीड़ ने हमें धक्का मार दिया। हम 3 महीने से इनके पीछे लगे हुए थे।
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सिर्फ उसकी एक वजह, वो वजह ये है कि आपकी आवाज अगर कोई है हिंदुस्तान के अंदर तो उस लीडर का नाम है शमसुद्दीन ओवैसी साहब है, और वो आपकी आवाज को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आने वाली 30 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर अपने घरों से निकल करके अपने हथियार का इस्तेमाल करिए। जमहूरियत में आपका वोट आपका हथियार है।